अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी गुलकारा के बारे में बताएंगे जो कि किसी ज़माने में उसके बड़े ठाठ थे, किसी ज़माने में उसकी क्या क्या ठाठ थे वो आपको बताएंगे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब वो कोर्स गानों में, जो कोर्स के पीछे आवाज़ें होती हैं जिसमें ज़्यादा सारी आवाज़ें होती हैं, उसको कोर्स के अंदर गाना कहते हैं, उसके लिए वो आती थी और उसके लिए काम मांगती थी कि मुझे गाने गाने का ये काम दिया जाए। वो एक जो ठाठ था, हालांकि कोर्स वाला गाना जो है वो कोई भी स्ट्रगलिंग सिंगर होता है वो शुरू में उसको अगर कहीं भी चांस मिलता है तो वो करता है। तो ये इसके हवाले से आपको बताएंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले आपको एक चीज़ बताएं कि एच एस रवेल साहब बड़े मशहूर फिल्म डायरेक्टर, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी मेरे महबूब। उसके अंदर थे राजेंद्र कुमार और साधना। इनकी ये फिल्म बड़ी हिट हुई और जब उन्होंने दूसरी फिल्म बनाने का इरादा किया तो वो नौशाद साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि आप इस फिल्म की मौसीकी तरतीब देंगे और मैं फिल्म जो है बना रहा हूँ। उन्होंने कहा फिल्म का टाइटल क्या है, फिल्म की कहानी क्या है, ये कुछ ला के बताइए मुझे। मतलब ज़ाहिर है मौसीकार को तो जानना ज़रूरी होता है, उसने उसी हिसाब से मौसीकी और सारा कुछ रखना होता है बीच में। तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि मेरी बीवी अंजना जो है वो आजकल एक नावल के ऊपर काम कर रही है, उसके अंदर से उसने कहानी ली है, तो वो किसी दिन आपको सुना देगी। उन्होंने कहानी सुनाई तो इन्होंने कहा जी निशाद साहब ने, आप इसको स्क्रीन प्ले पे लेके आएँ, आप इसका स्क्रीन प्ले बनाएं और तब हम इसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि कैसी कहानी है। फिर उन्होंने स्क्रीन प्ले के ऊपर लेके आए, एक कोई थे साथ मास्टर थे, अबरार समथिंग उनका नाम था। उन्होंने स्क्रीन प्ले पे इनकी हेल्प की, जो उनकी बीवी थी अंजना की। खैर वो एक स्क्रीन प्ले की सूरत में जब वो फिल्म सामने, कहानी सामने आई, तो जब दोबारा से, तो उसमें एच एस रवेल साहब जो थे डायरेक्टर, वो और नौशाद साहब जब बैठे तो नौशाद साहब ने कहा इसके अंदर अभी भी झोल जंप है, इसको ज़रा दूर कर लीजिए फिर देखते हैं। उन्होंने कहा जी ये तो चले साथ साथ शूट शुरू करते हैं, उसके साथ साथ स्क्रिप्ट भी देखते रहेंगे। तो नौशाद साहब मुतमिन हो गए, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जी फिल्म का टाइटल क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा जी फिल्म का नाम रखेंगे संघर्ष। संघर्ष जो है उन्होंने कहा जी ठीक है। और लीड में मेरे ख्याल में, ये अब नौशाद साहब मशवरा दे रहे हैं रवेल साहब को, डायरेक्टर को, कि लीड में आप मेरे महबूब की जो कास्ट के जो मरकजी के सितारे थे यानी साधना और रंजिंदर कुमार, इनको रख लें। उन्होंने कहा साधना मेरे जहन में है लेकिन राजेंद्र कुमार का आपने मेरे सामने नाम नहीं लेना। शाह साहब को बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या, अब इनका आपस में क्या। तो वो मामले, उनको भी ज़रा क्यूरियोसिटी हुई, उन्होंने मामले की तय तक पहुंचने का तहिया किया। वो जाके राजेंद्र कुमार से मिले। राजेंद्र कुमार से पूछा कि क्या बात है, क्या ऐसा मसला हुआ कि आप बताएं। तो उन्होंने कहा जी हमने जो है हमारे आपस के मामलात बिगड़े हैं और इन्होंने मेरे साथ न मिलने का दोबारा तहिया किया है, क्योंकि हम मेरे महबूब के पार्टनर थे, तो उस हवाले से उन्होंने मेरे साथ न मिलने का और न बोलने का अहद किया है। तो राजेंद्र कुमार की तो इस तरह से होगी छुट्टी। अब फिल्म के हीरो की बात है, हीरो किसको ले? उनका जी मशवरे हुए जब आपस में, तो उन्हें कुरा निकला दिलीप साहब के हक में, संघर्ष में। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो बल्कि साधना की जगह किसको लिया जाए? साधना तो थी, साधना उनके जहन में थी। तो साधना, अभी मुहूर्त हुआ, फिल्म का इफ्तिताह हुआ, अभी शूटिंग शुरू हुई थी, तो साधना के साथ भी रवेल साहब का हो गया फड्डा, लड़ाई हो गई, तो वो भी अलग कर दी गई। तो फिर उनका नाम उनके जहन में आया वजंती माला का। वैजंती माला जो थी वो उनको रखा गया। वैजंती माला ने फिल्म के अंदर आके कुछ, जब शूट चल रही थी तो उनका मसला हो गया दिलीप कुमार साहब के साथ। तो अगर आप उसको संघर्ष को देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि उनके रोमानवी जो मनाजर है उसके अंदर कोई कुदरती रंग नज़र नहीं आता, थोड़ी सी वो नज़र आती है। हालांकि ये दिलीप कुमार साहब थे जिन्होंने कहा था कि, अभी मैंने पहले भी बताया कि मुगल आजम में अगर किसी ने अदाकारी सीखनी है तो वो वाला सीन देखें जिसमें मधुबाला के साथ प्यार और मोहब्बत का सीन है। हालांकि इनके ताल्लुकात ख़त्म हो चुके थे, एक दूसरे को देखना बर्दाश्त नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे, सलाम तक लेना पसंद नहीं करते थे। लेकिन ये दिलीप साहब ने लिखा कि वो हमने सीन बड़ा अच्छा किया, लेकिन संघर्ष में वो नज़र आता है। तो वो जो उसका फिल्म के ऊपर असर पड़ा, एक तो ये उसके अंदर मामला जो था वो हुआ। दूसरे नंबर पे एक और चीज़ जो उस दौरान में हुई वो थी कि फिल्म के उन्होंने, हीरो साहब ने पूछ लिया दिलीप साहब ने कि फिल्म के बाकी किरदार कौन कौन है। उन्होंने कहा जी बलराज सानी है, अमजद खान के वालिद साहब हैं,
और फलाना है तो सारे, और अगर आप इजाज़त दें तो हम राजकुमार को रख लेते हैं। राजकुमार ये वो पाकिज़ा वाले, वही पाँव देखी तो तुम्हारी क्या अच्छी लगी, हरी सुने, वो जो बोलते थे बड़े बना बना के, वो राजकुमार साहब ये दुनिया महफिल वाले। तो उन्होंने कहा मेरे से इजाज़त आप क्यों ले रहे हैं? दिलीप साहब ने कहा कि आप कास्ट करें उन्हें। कहते जी नहीं, हमें पता चला था पैगाम फिल्म के दौरान जो है वो आपकी दोनों की आपस में कुछ होगी थी, बनी नहीं थी। कहते नहीं नहीं, आप उनसे बात करें, बड़ी अच्छी अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन्हें ले। तो पैगाम के भी वैसे कभी आपको किस्सा सुनाऊंगा, पैगाम के बड़े किस्से। वो कहा जी, वो गए फिर, खैर रवेल साहब, उन्होंने जाके बात की राजकुमार साहब से। राजकुमार साहब ने कहानी सुनी, कहानी सुनने के बाद वो मुतमिन हुए, अपने किरदार से मुतमिन नहीं होंगे सारे, दिलीप साहब हों तो फिर सारे लोग कॉन्शियस होते थे कि मेरा क्या किरदार है, मैं दब तो नहीं जाऊँगा बीच में। तो वो उन्होंने कहा जी नहीं, उनसे बात नहीं बनी। फिर वो रवेल साहब ने फिर मशवरा किया क्या करें क्या करें, नुशाद साहब से पूछा कि क्या करें। उन्होंने एक दो मशवरे और दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह करें, रवेल साहब कहते हैं कि एक स्टेज का अदाकार है, थोड़ी बहुत फिल्में भी की हैं, नया नया आया है, उसको रख लेते हैं। तो कुर्रा निकला संजीव कुमार के हक में। तो संजीव कुमार उस फिल्म की कास्ट का हिस्सा बन गए। अब फिल्म के अंदर आपको पता है दिलीप कुमार साहब बहुत ज़्यादा चूजी भी थे और बहुत ज़्यादा मसला भी करते थे। तो एक तो फिल्म के अंदर ये मामला खड़ा हो गया कि क्लाइमैक्स जो था वो दिलीप साहब को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल फजूल किस्म का क्लाइमैक्स है, ये क्या है, कुछ भी नहीं। वो इतने ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुए अपनी तरफ से, उन्हें वो मुतमिन नहीं था ज़ाहिर है। तो वो शूटिंग छोड़ छोड़ के कश्मीर चले गए। डायरेक्टर रोहेल साहब को अब पड़ गया, सेट लगा हुआ स्टूडियो में, किराया देना पड़ता है, पैसे लग रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है और टाइम भी गुजरा जा रहा है। तो उन्होंने आके बात की नुशाद साहब से कि आप इस तरह करें कि उस हीरो को मना के लाएं। उन्होंने कहा जी तसल्ली रखें, मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने बात की दिलीप साहब से। तो दिलीप साहब अगले दिन मुंबई वापस आ गए। एयरपोर्ट पे नुशाद साहब लेने गए, नुशाद साहब ने गाड़ी में सारा कुछ वो किया। अगले दिन खैर दिलीप साहब सेट पे पहुंच गए। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था रवेल साहब ने कि आप ये कहिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि रवेल सेट के ऊपर ना हो तो रवेल सेट पे नहीं होगा, आप दिलीप साहब को बुला लें, मैं चला जाऊँगा। अब वो अगले दिन आ गए शूटिंग करने के लिए, तो रवेल साहब सेट से निकलने लगे। तो दिलीप साहब ने कहा कि डायरेक्टर के तरह डायरेक्टर को बुलाए, सीन तो उन्होंने समझाना है ना, तो उनको पता है कि क्या करना है। खैर इस तरह से वो जो बात बिगड़ी थी वो बन गई। तो ये हुआ। फिर एक गाना जो था उसके ऊपर सिचुएशन थी, वो मैं दूसरी गुलकारों के ऊपर भी आता हूँ। सिचुएशन अब ये थी कि जो गांव के लोग हैं वो सारे खुशी मना रहे हैं, कोई भांग पी रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो उसमें हीरो जो है उसमें लोग गाना गाते हैं मेरे पैरों में घुंघरू बांध ले फिर मेरी चाल देख ले। वो गाना था, रफ़ी साहब का बड़ा मशहूर गाना है। ऐ मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मैं। तो नुशाद साहब ने कहा कि आप इसमें ना हीरो को ज़ाया करेंगे, ये सारे लोग हैं उनके बीच में हीरो सिर्फ नाचता हुआ नजर आए, घुंघरू पहन के नाच रहा है, उसके ऊपर ना इस तरह ना करें। एक सिचुएशन उन्होंने बताई। तो उन्होंने कहा जी घुंघरू कौन पहनेगा? उन्होंने दिलीप साहब पहनेगा। तो रवेल साहब कहते दिलीप साहब पहन लेंगे घुंघरू तो वो कहा जी बात करेंगे, देखेंगे, पहले आप बनाएं तो सही ना। वो गाना, खैर उसका गाना बनाया, इन्होंने मौसीकी दी, उसकी सारी सिचुएशन हुई, रफ़ी साहब ने गाना गाया, साजिंदे, रफ़ी साहब को बहुत पसंद आया गाना वो वाला। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी अब ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़े से, दिलीप साहब से बात करते हैं। दिलीप साहब आए, उन्होंने कहा जी ये गाना है। कहता है गाना, ये किस आर्टिस्ट पे पिक्चर है? उन्होंने कहा आप पे होना है। तो ये क्या घुंघरू? कहता जी आप बांधेंगे। उन्होंने सोचा, फिर वो खैर राजी एग्री कर गए। बड़ी हैरानी की बात थी, सब हैरान हुए, एग्री कर गए, घुंघरू शुंघरू बांध दिया उन्होंने। तो ये इस तरीके से वो इसका ये वाला गाना हो गया। अब एक कोर्स गाना था उसके अंदर एक गुलकारा थी और 4 जो कोर्स की लड़कियां थी वो उस गाने का हिस्सा थी। तो जब नुशाद साहब रिकॉर्डिंग के लिए गए तो उन्होंने देखा कि 4 की बजाय 5 लड़कियां हैं, 5वीं बुढ़िया है, बूढ़ी हो रहा था कोई। उन्होंने कहा जी आप, मैंने 4 कहा था, आप किसको ले आए जाके? उन्होंने कहा जी आपने इनको पहचाना नहीं होगा। नहीं। उन्होंने, उस बूढ़ी ने आगे सलाम किया, उन्होंने कहा जी मैं राजकुमारी हूँ। नुशाद साहब एकदम हैरान परेशान हो गए। वो नुशाद साहब लिखते हैं कि बताते हैं कि राजकुमारी जो है वो उसकी इतने ठाठ थे, जब इनकी तीसरी या चौथी फिल्म थी स्टेशन मास्टर, उसकी शूटिंग चल रही थी तो ये गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आई। ये अपनी बेबुक कार के ऊपर आई, बड़ी लशपश कार थी और उसके साथ शफर और ड्राइवर, कोई दरवाज़ा खोलने वाला, कोई पानदान उठाने वाला, कोई किस तरह, पूरी टोर जिसे कहते हैं ना, उसके साथ प्रोटोकॉल के साथ। ये थे वो प्रोटोकॉल। और अब जो है वो यहाँ पे सामने खड़ी थी। उन्होंने कहा जी आप हमें क्यों शर्म दिला रही हैं, हमें तो शर्म आएगी आपसे कोर्स में। कहती जी कोर्स के अंदर गाना कौन सा मसला है, मेरे पास कुछ नहीं है इस वक्त,
मैं खाने खाने को तरस गई हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, आप कह रहे हैं कि आप मेरे से ये भी छीनना चाहते हैं। तो उनको बड़ा फील हुआ निशात साहब को। खैर उन्होंने उस मामले को समझा, वो लेके अंदर लेके गए, फिर उन्होंने तारीफ कराया कि आपको पता है ये कौन है, ये माजी की सबसे बड़ी गुलकारा जो है राजकुमारी है। सारा उन्होंने उनके पाँव शाँव छुए। खैर वो गाने कोर्स के दौरान ही रिकॉर्डिंग हुई, उनका कोर्स के तौर के ऊपर ही उनका हुआ। तो जब वो गाना उन्होंने रिकॉर्ड करे, उन्होंने कहा जी आप जब भी कोई कोर्स वगैरह का गाना गाना हो मुझे बुलाया करें, मेरे पास पैसे नहीं है। और दूसरा कि कोर्स के अंदर गाना या कोई मसला नहीं है। आप देखें ना खान मस्ताना साहब जो है वो इतनी फलानी खानका है, वहाँ पे वो आवाज़ें लगाते फिरते हैं, वो भी बड़े गुलकार थे, बड़े नाम था, एक बड़ा मौसीकार और गुलकार था खान मस्ताना साहब। तो फिर ये वहाँ पे पता चला कि नौशाद साहब ने उनके लिए महीने के वो वहाँ पे गाते भी थे और मांगते भी थे वहाँ पे खानका पे, मतलब वो उस तरह आवाज़ें भी लगाते थे। एक दफ़ा नौशाद साहब वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा नौशाद साहब कुछ देते जाए, तो नौशाद साहब को बड़ी शर्म भी आई। वो उनको साथ मुंबई लेके आए, वहाँ पे जाके उन्होंने काम किया कि उनके लिए कोई माहवार जो है वो बांध दिए उनके 300 रुपये कि ये इनका खर्चा चलता रहेगा। लेकिन वो बताते हैं कि वो इतने नशे में और दूसरी तीसरी चीज़ों में इल्लत ऐसी उसमें पड़ गए थे कि वो उसी सूरत हाल में अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये कुछ चीज़ें थी। संघर्ष के कुछ गाने आपको ज़रा थोड़े से झलकियाँ करा देते हैं, देखिएगा। हमने वो शीशा तोड़ दी, इश्क दीवाना हुस्न भी घायल। नाजरीन, ये संघर्ष फिल्म थी जो कि बनी, और उसके पीछे क्या क्या था, पीछे भी पूरी फिल्म चल रही हो। देखे ना, एक फिल्म की कहानी थी जो आप पता नहीं कितनी बार सुन चुके हैं, और एक ये कहानी है जिसके पीछे क्या क्या चल रहा है, हीरो क्या सोच रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसको कट किया जा रहा है किसको नहीं लिया जा रहा। गाने के हवाले से आपने देख लिया क्या है, वो रफ़ी साहब का गाना घुंघरू को पहनने का नहीं पहनने का, वो फलाने ने इनकार कर दिया राजकुमार। ये पीछे भी एक पूरी कहानी होती है, सामने तो आ जाती है ना पर्दा स्क्रीन पे, तो पीछे वाली जो कहानी होती है वो ज़्यादा दिलचस्प होती है। वैसे नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।